और ब्रेक के बाद बिग ब्रेकिंग, अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। अजीत जोगी की हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्व सीएम अजीत जोगी अभी भी कोमा में हैं और हमारी जो सहयोगी हैं उन्होंने बात भी की डॉक्टर खेमका से। उनका ये कहना है कि अजीत जोगी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि बहुत विनिंग स्पिरिट उनकी रही है, इस तरह की तमाम दुश्वारियों को, परेशानियों को पार करके वो आगे वो जीत कर आए हैं इस तरह की परिस्थितियों से। लेकिन फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम अजीत जोगी अभी कोमा में है, हालत उनकी गंभीर बनी हुई है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। ममता, कोई और बड़ा अपडेट? आपने डॉक्टर खेमका से भी बात की, क्या लगता है फिलहाल क्या स्थिति अजीत जोगी की? देखिए, डॉक्टर सुनील खेमका से हमारी बात हुई है और उन्होंने अभी हॉस्पिटल में अपना मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया है। इस मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि उनके हृदय की गति तो सामान्य हो गई है, लेकिन जो ब्रेन एक्टिविटीज है जो वो बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, जिससे कि और हाइपोक्सिया की स्थिति है। हाइपोक्सिया वो स्थिति होती है जिसमें अगर दिमाग तक के बहुत देर तक के अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तो दिमाग को नुकसान पहुंचता है और स्वेलिंग आती, तो वो जो स्वेलिंग है वो कम नहीं हो रही है। लगातार 8 डॉक्टरों की टीम जो है वो लगी हुई है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, एमडी मेडिसिन है, तमाम डॉक्टर जो है वो लगातार लगे हुए हैं। लेकिन मेडिकल बुलेटिन में भी कहा गया है कि स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक है। अभी भी वो लगातार कोमा में है और वेंटिलेशन के जरिए ही उनको सांस दी जा रही है। हृदय की गति सामान्य है, लेकिन जो दिमाग की जो एक्टिविटी है वो नहीं के बराबर है। और वहां पर लिखा गया है कि हाइपोक्सिया जो है वो उसकी स्थिति बनी हुई है, मतलब दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है तो दिमाग को अच्छा खासा जो नुकसान पहुंचता है और उसी के चलते जो स्वेलिंग होती है। तो जाहिर तौर पर अगले 48 घंटे मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि वो काफी इंपॉर्टेंट है और अगले 48 घंटों के बाद में चीजें और स्पष्ट होगी। लगातार डॉक्टरों की टीम कोशिश कर रही है, लेकिन डॉक्टर खेमका ने कहा कि जिस तरह से हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि काफी विनिंग स्पिरिट अजीत जोगी की रही है। हालांकि जो और डॉक्टर्स हैं जो लगातार उनके संपर्क में इसके पहले रहते थे, इसके पहले भी जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, और उनका कहना है कि इतनी खराब तबीयत जो है वो पहले कभी अजीत जोगी की नहीं हुई है। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और जिस तरह से अमित जोगी ने कहा था कि उनको दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि वो लगातार लगे हुए हैं। जी, इसके अलावा उनका हालचाल जानने के लिए कई लोगों ने उनका हालचाल भी जाना है। खुद पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं बघेल साहब वो हों या गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू हों, आज भी यही सिलसिला लगातार ऐसा लगता है कि जारी रहेगा। उनके समर्थक भी आसपास होंगे ममता? देखिए, चूंकि कोविड-19 का जिस तरह से संक्रमण है, लोगों को जिस तरह से बताया गया है कि डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, तो इसका पूरा पालन करने की हॉस्पिटल भी कोशिश की जा रही है। ये जरूर है कि लगातार लोग आ रहे हैं। अभी जिस वक्त हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व विधायक, वो उनका हालचाल देखने के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर सुनील खेमका जिस तरह से बता रहे थे कि रात भर जो वीआईपीस हैं वो लगातार आ रहे थे और आज भी दिन भर यही जो चीजें हैं वो शुरू है। लोग एक एक करके आ रहे हैं और उनका हालचाल जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। देर रात को अगर हम बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल भी जो पूर्व मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए थे। उनके पिताजी जो है वो अजीत जोगी का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी जो है वो भी पहुंचे हुए थे। तो लगातार जो है सभी की नजर उन पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया हुआ था, अमित जोगी से भी उनका हालचाल जाना है। और आज भी जिस तरह से डॉक्टर सुनील खेमका बता रहे थे, चूंकि अजीत जोगी काफी सीनियर लीडर रहे हैं और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चाहे जो भी हो, लेकिन तमाम तरह के दूसरी राजनीति छोड़ दिया जाए तो लोग मानते हैं कि उन राजनीति के काफी जो है वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। लगातार यही वजह है कि लोगों के बीच उनकी एक अपनी पैठ थी। लोग वहां पर जाके हालचाल पूछ रहे हैं, काफी सीनियर्स वहां पर जा रहे हैं, पार्टी के लोग जा रहे हैं। जी, चलिए, और ये सिलसिला ऐसा लगता है कि जारी रहेगा। हालांकि उनके समर्थकों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इस वक्त
लॉकडाउन के नियमों का पालन भी बेहद जरूरी है। ममता, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, एक और अहम खबर भी हम अपने दर्शकों को देंगे और उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी हम आपसे लेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो सहयोगी ममता जानकारी दे रही थी और एक और अहम खबर है वो भी हम आपको दे दें और फिर ममता से इससे जुड़े सवाल भी हम पूछेंगे। और वो खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन आज भी जारी है। 2 दिनों का ये लॉकडाउन तय किया गया था। बेवजह बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। सिर्फ और सिर्फ जरूरी सेवाएं, वो भी बेहद जरूरी सेवाएं, उन्हें छूट मिली हुई है। शुक्रवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन है। मई महीने के हर शनिवार और रविवार को अब टोटल लॉकडाउन रहेगा। ये भी एक बड़ा अपडेट हम इस मामले में आपको दे दें। सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर टोटल लॉकडाउन को लेकर हम उनसे अपडेट के लिए आपको उनके पास लिए चलेंगे। ममता, लगातार लॉकडाउन है, टोटल लॉकडाउन जारी है वो भी, और ये एक बड़ा अपडेट है इसमें कि अब हर शनिवार रविवार इसी तरीके से लॉकडाउन रहा करेगा। फिलहाल क्या स्थिति नजर आती है? लोग पालन कर रहे हैं? क्योंकि कस्बाई इलाकों से तो अच्छी तस्वीरें नहीं है लॉकडाउन को लेकर। रायपुर में क्या स्थिति? देखिए, राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पे हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से तमाम पूरा जो मार्केट है वो जो देख सकते हैं दुकानें बंद है, लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि लोग जो है फिर भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस जो है वो लगातार इस बात को लेकर देख रही है कि कौन लोग बेवजह निकले हैं और उन पर कार्रवाई जो है वो सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें तो पूरे शहर में एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये जरूर है कि लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रोज के दिनों की अपेक्षा कम दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है पुलिस ने सख्त कहा है कि जो भी बेवजह कुछ नजर आएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हालांकि मेरे सामने आप देख रहे हैं कि हड़बड़ी भी लोगों में नजर आ रही है। सामने पुलिस दिखी तो एक कार चालक जो है वो निकल रहा था और एक बाइक चालक निकल रहा था। सामने पुलिस दिखी तो हड़बड़ी में दोनों की गाड़ियां टकरा गई। तो लोग इस तरह से भी कोशिश कर रहे हैं कि निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस दिखती है तो बचने के चक्कर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस तरह की दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। लेकिन अगर बाकी पूरे शहर की अगर बात करें तो दुकानें ज्यादा पूरी दुकानें बंद है। केवल बहुत जरूरी दुकानें चाहे जैसे कि मेडिकल स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप है और जो खाने पीने की दुकानें हैं वो ही खुली हुई हैं, लेकिन बाकी सब जो है वो दुकानें बंद हैं। लोगों से ये बार बार कहा गया है कि शनिवार और रविवार को खासतौर पे वैसे तो रोज ही सख्ती की जाती है, लोगों से चालान भी काटे जाते हैं, लेकिन लोग जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह का डिस्टेंस फॉलो करना चाहिए, जिस तरह के नियम फॉलो करना चाहिए, वो उसकी कमी जो है जरूर दिखाई देती है। देखना यह है कि शनिवार रविवार तो अभी ठीक है कि आज रविवार को दिखाई दे रहा है, लेकिन सोमवार को क्या नजारा रहता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये जरूर देखा गया कि अगर 1-2 दिन सख्ती की जाती है तो अगले दिन लोग इस तरीके से निकलते हैं जैसे कि 2 दिनों की जो पूरी जो कसर है वो निकाल देना चाहते हैं। तो ये कोविड-19 को लेकर लोग संक्रमण अभी भी टला नहीं है, काफी खतरनाक स्थिति है जिस तरह से हम देश भर में देख रहे हैं, अपने जुड़े हुए राज्यों में देख रहे हैं। और ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो फिर हम अपने जो जिस जगह पे दरअसल हम हैं वहां से संक्रमण होने ना होने की कोई गारंटी नहीं है और होने के आंकड़ों पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और अगली खबर भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ी हुई। बीएसपी यहां पर हादसा हुआ है, रेल मिल शिपिंग एरिया में हादसा हुआ है। क्रेन का केबिन रेल हिप पर गिर गया। क्रेन चालक केबिन में फंस गया है। मशक्कत के बाद केबिन काटकर इसे बाहर निकाला गया है। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। एक बार फिर बीएसपी में हादसा, भिलाई स्टील प्लांट, और इस बार यह हादसा हुआ है रेल मिल शिपिंग एरिया में। क्रेन का केबिन रेल हिप पर गिर गया और जो क्रेन चालक था वो केबिन में ही फंस गया। हालांकि कड़ी मशक्कत करने के बाद केबिन काटकर ही इसे बाहर निकाला गया। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट में फिर से सामने आया है हादसा। सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से, घायल की स्थिति का क्या अपडेट है वो भी बताएं। देखिए ललित, आज जो करीब देर रात को यह हादसा हुआ है उसमें किसी तरह से जान तो बच गई कर्मचारी की, लेकिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है भिलाई स्टील प्लांट की।
इसके पूर्व भी इस तरह के हादसे होते रहे हैं और आपको ये भी मालूम होगा कि 14 लोगों की जान चली गई थी 2 साल पूर्व। और अभी ये जो घटना हुई है उसमें क्या है कि क्रेन जो है वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। कई बार कर्मचारियों ने इसकी शिकायत अपने उच्चाधिकारियों से की थी, बावजूद इसके इसको कोई ध्यान नहीं दिया गया और ये नतीजतन जो है वो देर रात में करीब ये हादसा हुआ जिसमें वो क्रेन गिर गई है। उसमें उस केबिन में मनशाराम ठाकुर नामक कर्मचारी है जो बुरी तरह से फंसा हुआ था। काफी घंटों की मशक्कत के बाद में उसको बाहर निकाला गया और वो बेहद घबराया हुआ था, काफी गंभीर अवस्था में था। हालांकि किसी तरह से जान बच गई है बताया जाता है। उनको चिकित्सालय सेक्टर 9 में भर्ती कराया गया है। लेकिन ललित सबसे बड़ी बात यही है कि बार बार जो मेंटेनेंस की बात बोली जाती है वो मेंटेनेंस का अभाव यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट में नजर आता है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यही वजह है कि लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हादसों के सिलसिले। खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी को दोबारा उन्होंने पत्र लिखा है। अपने पुराने पत्र का हवाला भी इस दूसरी बार लिखे गए पत्र में उन्होंने दिया है। राज्य के कोल ब्लॉक से ली गई अतिरिक्त लेवी देने का अनुरोध उन्होंने किया है। 4140.21 करोड़ की राशि देने का अनुरोध किया गया है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जो हालात बने हैं उनका हवाला भी उन्होंने अपने पत्र में दिया है। 23 जनवरी को जो पत्र उन्होंने भेजा था उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं और पूरा गणित उन्होंने उस पत्र में बताया है। तकरीबन जो राशि है वो 4140.21 करोड़ है, वो जल्द से जल्द दी जाए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर कटनी से। बिग ब्रेकिंग। बेकाबू होकर एक बस पलट गई है। मजदूरों को ये बस ले जा रही थी। मजदूरों को ले जा रही बस पलटी और उसमें 28 मजदूर सवार थे। अच्छी बात यह कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ। रिठी थाना इलाके के देवगांव के पास यह हादसा हुआ। मजदूरों को इस हादसे के बाद दूसरी बस से रवाना किया गया है। कटनी जिला प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए ये पलटी हुई बस की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेकाबू होकर बस पलटी है। रिठी थाना इलाके के देवगांव के पास यह हादसा हुआ। इसमें 28 मजदूर सवार थे इस बस में और शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ड्राइवर ने अपना नियंत्रण बस पर से खो दिया और उसके बाद ये पलट गई। और खबर भोपाल से है जहां कोरोना के चलते किन्नर की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण से किन्नर ममता की मौत हो गई है। भोपाल में कोरोना के चलते किन्नर की मौत का यह पहला मामला है। हमीदिया अस्पताल में ममता का इलाज चल रहा था और मौत इसकी हो गई है। हालांकि किन्नरों की जो पूरी टोली है इसमें से 24 लोगों के सैंपल और लिए गए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा अपडेट आपको दे दें भोपाल से। भोपाल में कोरोना के चलते किन्नर ममता की मौत हो गई। अस्पताल में उसे भर्ती करवा दिया गया था। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। 24 जो बाकी टोली के जो लोग हैं उनके जो 24 लोगों के सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट कब तक? देखिए ललित, ये प्रदेश का पहला मामला है जहाँ कोरोना से किन्नर की मौत हो गई है और ये 40 साल की जो महिला किन्नर थी इनका तकरीबन शुगर की बीमारी के चलते भी इलाज चल रहा था और मीडिया में जब इन्हें भर्ती किया गया तो देर रात इनकी मौत हो गई है। इनके अलावा इनकी टोली के 24 और जो लोग हैं उनका भी सैंपल लिया गया। हालांकि वो इनकी रिपोर्ट कब तक पाती है देखने वाली बात है। फिलहाल जो किन्नर है उस पूरे समुदाय में शोक का माहौल है और बाकी जो किन्नर है अभी उनकी भी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है। जो किन्नर है भोपाल के तलैया इलाके में रहते थे और बड़े पैमाने पर एक ही जो चाल कहला सकते हैं या एक कमरा है, उसी कमरे में ज्यादातर सभी लोग साथ रहते थे। अब जो प्रशासन है सभी किन्नरों की दोबारा से और अन्य किन्नरों की स्क्रीनिंग करेगा, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि बाकी कितने किन्नर इनके संपर्क में आए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र जानकारी दे रहे थे। भोपाल से अगली बड़ी खबर। राजधानी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पूर्व विधायक जितेंद्र डागा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीएमसी में तीसरे दिन डॉक्टर भी पॉजिटिव मिले हैं। राजधानी के रेड जोन में लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।
जहांगीराबाद, मंगलवारा, बावड़िया कला, यहां पर संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, लगातार बढ़ता संक्रमण और कम से कम जहांगीराबाद, मंगलवारा और बावड़िया कला, यहाँ से ऐसा लगता नहीं कि बहुत जल्दी संक्रमण क्लियर हो पाएगा। ये भी जानकारी दें, जो पूर्व विधायक है जितेंद्र डागा, उनकी स्थिति कैसी है फिलहाल? बिल्कुल ललित, सबसे पहले मैं ये अपडेट देता हूँ कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि राजधानी भोपाल से 24 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन ये 24 नहीं है, संख्या और बढ़ गई है, बल्कि 25 पॉजिटिव मिले हैं और इसमें एक पूर्व विधायक जितेंद्र डागा का नाम भी शामिल है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बैरागढ़ से इनकी सैंपल कलेक्ट किए गए थे और हमीदिया हॉस्पिटल में इनकी पूरी टेस्टिंग की गई थी और आज जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही कई डॉक्टर्स भी लगातार बीते दिनों से पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज फिर से एक बार एक जूनियर डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं जीएमसी की, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हैं। लगातार पिछले 3 दिनों को अगर हम रिव्यू करते हैं तो जीएमसी के डॉक्टर्स पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं और आज भी पॉजिटिव मिले हैं, यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो फ्रंट फुट पे खड़े हुए कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी इससे बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जब वो टेस्टिंग करते हैं तो खुद ही संक्रमण का शिकार बन जाते हैं, खुद ही संक्रमित हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि कितना भयानक रूप ले चुका है संक्रमण, कि अब चाहे कोई भी जन हो उसे छोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉटस्पॉट जोन में लगातार ये संक्रमण फैलता जा रहा है और शहर के जो 2 सबसे डेंजर जोन है, जहांगीराबाद और मंगलवारा, ये शायद सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बने हुए हैं। हालांकि भोपाल का रिकवरी रेट बेहतर रहा है, लेकिन इससे बेहतर मेंटेन कर पाना शायद बड़ी चुनौती होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई थी और संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले, और अब भोपाल से संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ के हो गई है 25। गुना से बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी से ई पास का अधिकार छीन लिया गया है। डिप्टी कलेक्टर आरबी सिंडूस्कर को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। नेहा सोनी के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते यह कार्रवाई की गई। हमने आपको लगातार दिखाया संवेदनशीलता का पूर्ण अभाव, और किसी भी तरह इस तरह की संवेदनहीनता नहीं बरती जानी चाहिए, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी बार बार अपील कर रहे हैं। तो क्या अफसर उस अपील के दायरे में नहीं आएंगे? प्रमुखता से ये खबर दिखाई गई, लगातार न्यूज 18 ने सवाल उठाए और अब उसका बड़ा असर ये हुआ कि नेहा सोनी डिप्टी कलेक्टर, उनसे ई पास की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी वो उनसे वापस ले ली गई है। आरबी सिंडोस्कर को प्रभार दिया गया है। अब पीड़ितों को बेहतर तरीके से और तेजी से ई पास मिल सकेंगे। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं हुआ ना, और वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इधर उधर से फोन करवा रही हो? मैडम मैंने किसी से नहीं फोन करवाया। तुम ऑनलाइन अप्लाई करो, मैं तुम्हारा अभी पास दे देती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर नहीं बैठोगी। ऑनलाइन चेक किया मैडम, नहीं हुआ। तो हो जाएगा ना, तुम शांति तो रखोगे, घर के बाहर खड़ी रहोगे। आ जाओ अंदर, आ जाओ, चाय पिला देती हूँ। मैडम ऐसा मैंने कहा क्या आपको? यहाँ क्यों घूम रही हो? तो मैडम लेकिन ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं हुआ ना, और वो नहीं हो पाया। ये वो बातचीत है, ये वो ऑडियो है जो आपने सुना। एक तरफ पीड़ित की आवाज़ आपको आ रही होगी और एक तरफ नेहा सोनी है। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, खबर का बड़ा असर, और अब कम से कम इस तरीके का व्यवहार नहीं होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से ई पास तेजी से जारी हो सकेंगे। ललित, न्यूज 18 लगातार ऐसे सामाजिक मुद्दों को उठाता रहता है। वैसे ही आज इन तस्वीरों को भी न्यूज 18 ने अपने चैनल पर प्रकाशित किया और एक यहाँ पर खबर का काफी बड़ा असर देखने को मिला है। ई पास को लेकर जो महिला अधिकारी को भी जिम्मेदारी दी गई थी नेहा सोनी को, उससे वो जिम्मेदारी हटा ली गई है। जो दूसरे डिप्टी कलेक्टर हैं आरबी सिंडोस्कर, उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब माना जा रहा है कि बड़ी एक अच्छे फ्लो में आगे काम होगा। भले ही महिला अधिकारी ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, उनके घर के बाहर बैठी एक महिला लगातार गुहार लगा रही थी, जैसा कि तस्वीरों में दिखाया गया है, लेकिन अब कलेक्टर ने यहाँ पर संवेदनशीलता दिखाई है और कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से महिला अधिकारी नेहा सोनी को हटाते हुए आरबी सिंडोस्कर, जो दूसरे डिप्टी कलेक्टर, उनको यहाँ पर चार्ज दिया है। तो माना जा सकता है कि न्यूज 18 लगातार इस खबर पर बना हुआ था, लगातार तस्वीरों को प्रकाशित कर रहा था, तो एक यहाँ पर बड़ा असर न्यूज 18 की खबर का देखने को मिला है। ललित, और क्या कोई रिएक्शन मिल पाया है कलेक्टर या नेहा सोनी का? हालांकि दोनों ने ही किसी भी तरह की रिएक्शन से इनकार कर दिया था। हम तो कोशिश ये कर रहे थे कि केपी यादव साहब से भी हम पूछें, लेकिन उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया था। विकास,
ललित, इस मामले में खुद कलेक्टर ने संपर्क करा। खुद कलेक्टर ने न्यूज 18 से संपर्क करके बताया है कि मैंने नेहा सोनी, जो इस पूरे मामले में विवादों में उनका नाम सामने आ रहा है, उनको हटा दिया गया है और दूसरे डिप्टी कलेक्टर हैं आरबी सिंडोस्कर, उनको चार्ज दे दिया गया है। और किसी भी तरीके की इस मौके पर, जबकि आपदा चल रहा है, कोरोना आपदा, कोरोना महामारी को लेकर लगातार सभी लोग चिंतित हैं, और ऐसे मौके पर किसी भी प्रकार की संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस पूरे वीडियो के आधार पर आगे जांच का भी उन्होंने भरोसा दिलाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार। प्रमुखता से विकास ने तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, पूरी जानकारियां दी, अपडेट भी दिया, और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं। लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर नहीं बैठोगी। ऑनलाइन चेक किया मैडम, नहीं हुआ। तो हो जाएगा ना, तुम शांति तो रखोगे, घर के बाहर खड़ी रहोगी। आ जाओ अंदर, आ जाओ, चाय पिला देती हूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।